लोगों ने मुझे ये बताया कि हम लोगों ने होम रेमेडीज ट्राई करी एंड द पिंपल्स और द एक्ने हैज वर्सन। ऐसा क्यों होता है सर? कुछ पेशेंट्स होते हैं वो उसको स्क्रैच कर देते हैं, सोचते हैं चलो स्क्रैच कर दूंगा खत्म हो जाएगा। स्क्रैच करने से निशान ज़्यादा पड़ते हैं और निशान जब पड़ गया तो वो मोर और लेस कई बार परमानेंट भी होता है। हमारी प्रॉब्लम है कि हम ठीक टाइम पे न सोते हैं, न उठते हैं, न बैठते हैं, न खाते हैं, एंड देन वी एक्सपेक्ट आवर स्किन टू ग्लो ऑल्सो। जो गोरा नहीं है वो सबको गोरा दिखने का बड़ा शौक है। तो ग्लूटाथियोन इंजेक्शंस that was actually made for the whitening of the skin or that was actually made to treat the liver diseases. ऐसा नहीं है कि एक काला आदमी सफ़ेद बन जाएगा, ऐसा नहीं होता है। 1 और 2 शेड्स बेटर और थोड़ा सा टोन, शाइन, ये चीज़ें आती हैं स्किन के अंदर डेफिनेटली, बट वो भी शॉर्ट लिव्ड होता है। जो हम जिम में जाके बॉडी बनाने की कोशिश करते हैं, इट्स अ गुड थिंग, बट ये जो वहाँ पे सप्लीमेंट्स दिए जाते हैं, पर्टिकुलरली वे प्रोटीन जो दिया जाता है, वो बहुत डेंजरस है बिकॉज आपके हार्मोन्स को स्टिमुलेट करता है। आप हेयर लॉस के शिकार हो सकते हैं, एक्ने के शिकार हो सकते हैं, ऑयली स्किन के शिकार हो सकते हैं। 40% ऑफ द टाइम फेशियल्स आपको रैश दे जाएगा क्योंकि जो स्क्रबिंग होती है उसके अंदर, दैट स्क्रबिंग इज नॉट प्रॉपर। SPF of 15 to 30 is good enough to give you a good coverage against UVP, मगर उसमें ये देखिए कि UVA प्रोटेक्शन, इंफ्रारेड प्रोटेक्शन, विजिबल लाइट, ब्लू लाइट भी देखते हैं आजकल, ये प्रोटेक्शन है कि नहीं है। अगर वो है तो वो सनस्क्रीन बेटर है। निक नैक शो में आपका बहुत बहुत स्वागत। आज हमारे गेस्ट डॉक्टर अनिल गंजू जी, जो कि एक सीनियर कंसल्टेंट डर्मेटोलॉजिस्ट और लेजर सर्जन, डायरेक्टर स्किनोवेशन क्लिनिक्स न्यू दिल्ली, और ये प्रेसिडेंट सार्क आर्ट, MBPS है, MD साहब है। और एक बहुत मज़े की बात मैं आपको बता देता हूँ, हमारे फॉर्मर प्रेसिडेंट डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के, ही वॉज अ विजिटिंग डर्मेटोलॉजिस्ट टू फॉर्मर प्रेसिडेंट डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। इससे ज़्यादा गर्व की बात हमारे लिए आज हो नहीं सकती कि आज हमारे स्टूडियो के अंदर डॉक्टर अनिल गंजू जी है। स्किन प्रॉब्लम एक ऐसी प्रॉब्लम है, बच्चा जब पैदा होता है तो उसके रैशेस हो जाते हैं, हम बड़े होते हैं, टीनेज के अंदर हमारे पिंपल्स हो जाते हैं, एक्जिमा हो जाता है। कई बार क्या होता है कि सॉक्स पहन ली, इचिंग हो जाती है, गर्मी से आए, पसीना बह रहा है, उसके बाद क्या लगाना है, पिंपल हो गए। हमने ऑयली फूड खा लिया या जंक खा लिया, पता लगता है पिंपल हो गया, पिंपल एक्जिमा में कन्वर्ट हो जाता है। एक आजकल एक मेजर प्रॉब्लम आती है वाइट स्पॉट, जिसको विटिलिगो कहते हैं। बहुत से लोगों को तो नाम भी नहीं पता, मुझे भी नहीं पता, कि सर से अभी थोड़ा सा एक्सपीरियंस मिला मेरे को कि ये होता क्या है। लाइकन प्लेनस, बच्चों के, टीनेजर्स के यूजुअली ये बीमारी होती है, छोटे छोटे से दाग से हो जाते हैं पैरों पे, हाथों पे। और आपको एक और मज़े की बात मैं आपको बताऊंगा, ये कहा जाता है कि विटामिन D बॉडी के लिए बहुत अच्छा है। और कई बार डॉक्टर्स ये बोलते हैं कि अगर आप धूप में जाए, अगर आप हॉलीडे पे जाए, आप बीच एरिया के पास जाए, तो वहाँ पे UV रेज बहुत ज़्यादा होती है, तो यू शुड हैव टू वियर अ सनस्क्रीन। कौन सी सनस्क्रीन आपकी बॉडी के लिए अच्छी है? एक छोटा सा पिंपल हो जाता है तो उसकी ट्रीटमेंट कैसे हो सकती है घर पे विदाउट मेडिकेशन? क्या आप अपनी फूड हैबिट्स को चेंज करके अपनी स्किन को क्लियर कर सकते हैं? ग्लूटाथियोन का इम्पैक्ट बॉडी के अंदर क्या होता है? क्या इसकी स्टार्टिंग ग्लूटाथियोन की स्किन वाइटनिंग के लिए हुई थी या ये लिवर की डिजीज़ को ठीक करने के लिए हुई थी? और ये कॉस्मेटिक मार्केट कितनी बड़ी एक मार्केट है, तो आज सर से सारा का सारा ज्ञान लेंगे हम। और एक चीज़ और मैं बता देता हूँ, सर के 15 देयर आर मोर देन 15 पब्लिकेशंस एंड ही हैज़ गिवन मोर देन 200 प्रेजेंटेशंस। और कुछ अवार्ड्स की मैं बात कर लेता हूँ। ही इज़ अ रेसिपिएंट ऑफ द प्रेस्टिजियस डॉक्टर सरदारी लाल मेमोरियल लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड awarded by IADVBA DSB। ET इंस्पायरिंग एंटरप्रेन्योर्स आपने सुना ही होगा, इकोनॉमिक टाइम्स, उसके अंदर एक सीरीज आती है एंटरप्रेन्योर सीरीज, ET इंस्पायरिंग डर्मेटोलॉजिस्ट ऑफ द ईयर 2019। एक्सपीरियंस की तो कमी नहीं है, इनके अवार्ड्स इतने हैं कि मैं अगर बोलूँगा तो शायद मुझे 15 मिनट लग जाएंगे कि इतने सारी मेरे पास अवार्ड लिस्ट है। इज ऑल्सो फाउंडर मेंबर ऑफ IADVL SIGLA and he was a past president of IADVL National and a past president of DSP। तो मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूँ श्री अनिल गंजू जी का, डॉक्टर अनिल गंजू जी का। सर, हमारा सौभाग्य है कि आज आप हमारे शो पे हैं। स्किन की प्रॉब्लम, जैसे मैंने बताया, एक ऐसी प्रॉब्लम है कि किसी ना किसी को बच्चा पैदा जब होता है ना, रैशेस से स्टार्ट होके जो है ना, कभी इचिंग, कभी एक्जिमा, कभी एलर्जी, आजकल तो एक ये नाम बहुत होता है एक्ने। सर, क्या चीज़ होती है सर, ये बताइए। ये पहले तो मैं एक चीज़ जानना चाहूँगा, इस प्रोफेशन में आने का क्या कारण है सर?
पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद अंकित जी, आपने मुझे यहाँ बुलाया और मुझे एक मौका दिया आपके साथ कनेक्ट होने का और सर ये तो आपके हमारा सौभाग्य है, सर ये ऑडियंस तो के हमारा साथ सौभाग्य कनेक्ट। है इट्स सर। रियली रियली अ प्लेजर। तो स्किन में आने का तो पहले मेरा विचार नहीं था। मैं पहले एक कार्डियोलॉजिस्ट बनना चाहता था, तो काफ़ी ट्राई किया, बट समहाउ मैं डर्मेटोलॉजी में पहुंच गया, और जब पहुंचा तब मेरे को लगा कि ये फील्ड कितना वास्ट है और कितना इसमें डेप्थ है। और फिर आजकल इतना इसमें डेवलपमेंट हो रही है, जो कॉस्मेटिक फील्ड है, जो लेज़र्स हैं, इंजेक्टेबल्स हैं, तो ये फील्ड जो डर्मेटोलॉजी का है ये बहुत ही ज़्यादा एक्सटेंसिव हो गया है, बहुत ग्लैमरस हो गया है। अब तो आजकल के बच्चे सिर्फ डर्मेटोलॉजी ही करना चाहते हैं। मोस्ट ऑफ ये वन ऑफ द मोस्ट सॉट आफ्टर ब्रांच है अब। तो आपने बताया कि स्किन में तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, पर्टिकुलरली क्योंकि स्किन एक ऑर्गन है बॉडी का जो सामने है, ये सारी बॉडी को कवर करता है। तो इसमें कोई भी छोटी मोटी चेंज भी आ जाए तो ये आपको दिख जाती है। फॉर एग्जांपल लिवर में चेंज आते आते दिखने में तो बहुत टाइम लग जाएगा, फिर डॉक्टर को दिखेगा, फिर वो आपको बताएगा। ऐसे ही जो अंदर वाले ऑर्गन्स होते हैं उनमें डिटेक्शन ऑफ चेंजेस इज़ नॉट सो इजी जितना कि स्किन में है। स्किन में तो सामने दिख रहा है, इसलिए स्किन बड़ा इम्पॉर्टेंट बन जाता है, पर्टिकुलरली क्योंकि स्किन आपके सामने आपकी पर्सनैलिटी का हिस्सा है। और इसमें कोई भी इस तरह का चेंज आए, रैश आए, पिंपल आए, कोई निशान आए, तो नॉर्मली एक पर्सन जो है, एक मेल फीमेल बोथ, उनको बहुत परेशानी हो जाती। तो कॉन्शियस ज़्यादा हो दो जाते हैं सर। कॉन्शियस हो जाते हैं, तो दे टेंड टू गो टू द डर्मेटोलॉजिस्ट या अपनी रेमेडीज़ करते हैं, कोशिश करते हैं कि वो जल्द से जल्द ठीक हो जाए। तो सर रेमेडीज़ की जब आप बात करते हैं, रेमेडीज़ आजकल तो कहते हैं होम रेमेडीज़। आदमी यूट्यूब चैनल खोलता है, कहता है पिंपल होम रेमेडीज़ का तो आजकल भंडार है। तो कहते हैं डर्मेटोलॉजिस्ट के पास मैं क्यों जाऊँ, मेरे को तो होम रेमेडीज़ मिल जाती है। और उसकी वजह से ये पिंपल्स या जिसको एक्ने कहते हैं, मैंने मल्टीपल केसेस यहाँ पे आपके पास आने से पहले मैंने इसके ऊपर रिसर्च किया। जब लोगों ने मुझे ये बताया कि हम लोगों ने होम रेमेडीज़ ट्राई करी एंड द पिंपल्स और द एक्ने हैज़ वर्सन, ऐसा क्यों होता है सर? वो इसलिए कि लोग अगर होम रेमेडीज़ करते हैं, कुछ चीज़ें तो अच्छी होती हैं। फॉर एग्जांपल अगर बताया जाए कि फ़ेस को साफ़ रखें, फ़ेस पे कोई क्रीम्स, ऑयल्स, फेशियल्स, क्लीन अप्स ये सब ना करें, खाने में हेल्दी खाना खाएं, ऑयली फूड, शुगरी फूड, वाइट ब्रेड्स, मैदे वाली चीज़ें, ये सब अवॉइड करें, ये तो अच्छी अच्छी चीज़ें हैं। बट कई बार कई लोग फेशियल्स कराते हैं, जाके सलून्स में कुछ क्रीम्स लगवाते हैं, या फिर केमिस्ट से लेके कुछ क्रीम्स, आजकल स्टीरॉइड्स वगैरह बड़ा इजीली मिल जाते हैं। इन चीज़ों से वर्सन हो जाता है, और वर्सन होके एक्ने अगर एक बार वर्सन हो जाए तो वो लाइफ लॉन्ग दाग छोड़ सकता है फेस पे, गड्ढे छोड़ सकता है, जो कि स्कार्स होते हैं, जो हम अब आजकल ठीक तो कर पाते हैं, बट वो भी 100% नहीं ठीक हो पाते हैं। तो जो पिंपल होता है उसको ट्रीट करना बहुत ज़रूरी है, चाहे जिस भी तरह से हम करें, चाहे होम रेमेडीज़ करें, अगर ठीक हो रहा है ठीक है, नहीं हो रहा है तो फिर डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाएं, बट ठीक ज़रूर करें। अगर एक एक्ने आपके फेस पे आता है और उसको आप ट्रीट नहीं करते, आप उसको छेड़ते हैं, दैट्स अनदर थिंग। कई बार कुछ पेशेंट्स होते हैं वो उसको स्क्रैच कर देते हैं, सोचते हैं चलो स्क्रैच कर दूंगा ख़त्म हो जाएगा, बट स्क्रैच करने से निशान ज़्यादा पड़ते हैं, और निशान जब पड़ गया तो वो मोर और लेस कई बार परमानेंट भी होता है। उसको ठीक करते करते हमें बहुत मुश्किल होता है, इट्स नॉट ईजी। एक्ने को ट्रीट करना ईजी होता है, निशान को ट्रीट करना बहुत मुश्किल होता है। तो अगर होम रेमेडीज़ करें भी तो माइल्ड क्लेंजिंग, साफ़ रखें फेस को, ऑयली चीज़ें ना लगाएं फेस पे, अपना हेल्दी लिविंग, हेल्दी खाना, एक्सरसाइज, पानी खूब पिएं, ये सब जो कॉमन चीज़ें हैं जो हर सिस्टम के लिए अच्छी है, वो स्किन के लिए भी अच्छी है। फेस वॉश भी हम देखते हैं कि कोई भी आज ई कॉमर्स वेबसाइट खोल लीजिए तो सबसे पहले ये आ जाता है कि दिस फेस वॉश इज़ वेरी गुड फॉर द फेस, ये आपके सारे पिंपल्स हटा देगा। और जब हम एक डॉक्टर के पास जाते हैं, आप जैसे एक्सपर्ट डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाते हैं, तो दे प्रेफर गिविंग मेडिकेटेड फेस वॉश। क्या फ़र्क है सर उसके ऊपर? देखिए, मार्केट में भी ओवर द काउंटर तो फेस वॉशेस अवेलेबल हैं या बॉडी वॉशेस अवेलेबल हैं जो कि अच्छे हो सकते हैं, बट जनरली हम एक्ने के लिए, क्योंकि एक्ने वैसे ही एक्ने की स्किन जो होती है वो उसका जो बैरियर होता है वो डिरेंज्ड होता है, वो हेल्दी नहीं होता है। तो ऐसे में कोई भी हार्श सोप या हार्श फेस वॉश यूज़ करना
स्किन के लिए और हानिकारक हो सकता है। तो इसलिए हम जनरली माइल्ड क्लेंजर्स देते हैं, उसमें कुछ माइल्ड एडिशनल एंटी एक्ने ट्रीटमेंट्स हो सकते हैं, जैसे थोड़ा सैलिसिलिक एसिड हो गया, थोड़ा सा ग्लाइकोलिक एसिड हो गया, थोड़ा हाइलुरोनिक एसिड हो गया हाइड्रेशन देने के लिए, ताकि वो ड्राई ना करे। बट बेसिकली हमारा विचार यही होता है कि फेस को ड्राई ना होने दें, बिकॉज ऑलरेडी ड्राई होता है, फिर हम जो दवाइयाँ देते हैं उससे भी ड्राई हो जाता है। तो जनरली बहुत ही माइल्ड क्लेंजर चाहिए होता है, जो ज़्यादा झाग ना बनाए, ज़्यादा सरफेक्टेड ना हो उसमें, कि वो हार्श हो और ड्राई करे स्किन को। सर फेशियल्स की जब बात करते हैं, फेशियल्स और एक आपका होता है ग्लाइकोलिक या सैलिसिक एसिड, तो एक आदमी जब वो सैलून जाता है तो 1,000, 1,500, 2,000 रुपये वो फेशियल पे खर्च करता है, और शायद इतने का ही एक ग्लाइकोलिक एसिड पील हो जाता है। ग्लाइकोलिक एसिड तो शायद ये बोला जाता है कि वन ऑफ द सेफेस्ट। तो क्या इसकी जो चलन है इसका ग्लाइकोलिक एसिड का, अभी तक सिर्फ क्लिनिक तक ही सीमित क्यों है? ये पील बाहर तक क्यों नहीं गया? वो फेशियल का रूप बन के क्यों रह गया कि हम लोगों को तो एक फेशियल करा लेंगे, और 40% फेशियल्स जो होते हैं वो उसके बाद आपका एक्ने आ जाता है। ये मैं नहीं कहता, ये रिसर्च कहती है कि फेशियल्स 40% ऑफ द टाइम आप फेशियल्स आपको रैश दे जाएगा, क्योंकि जो स्क्रबिंग होती है उसके अंदर, दैट स्क्रबिंग इज़ नॉट प्रॉपर। जिस हिसाब से आपका आजकल एक ये प्रोफेशनल रोलर आता है, क्या बोलते हैं सर आपको, डर्मा रोलर? डर्मा रोलर। तो डर्मा रोलर का जो प्रोसेस होता है वो बेसिकली ये होता है कि ब्लैक हेड्स या वाइट हेड्स हटाना। क्या प्रोसेस होता है सर उसका? सबसे पहले आपने बोला फेशियल्स कैन बी गुड फॉर द स्किन ऑल्सो, ऐसा नहीं है कि बुरे हों, मगर जो पेशेंट है या जो लड़का या लड़की हो है, यंगस्टर है, टीनेजर है, जो जिसका एक्ने प्रोन स्किन है, जिसका ऑयली स्किन है, उसको अगर आप फेशियल करेंगे तो डेफिनेटली वो ब्रेकआउट हो जाएगा एक्ने में, क्योंकि ऑलरेडी ऑयली स्किन होता है, ऑयल ग्लैंड्स एक्टिव होते हैं, आप क्रीम्स मसाज करते हैं फेस के ऊपर, तो पोर्स जो होते हैं वो क्लॉग हो जाते हैं, उसके पीछे फिर कलेक्शन हो जाती है ऑयल ग्लैंड्स में, और वो इन्फेक्ट हो जाता है, एक्ने बनाता है। तो उनको हम बोलते हैं कि जो कन्वेंशनल फेशियल्स होते हैं जिसमें मसाज होता है, वो चीज़ अवॉइड करना चाहिए। जो पील्स होते हैं वो बड़ी ही स्पेशलाइज्ड चीज़ है, वो पील सलोन में नहीं जा सकता है, बिकॉज पील का एक साइंस है। एक ही पेशेंट को अगर आप आज ग्लाइकोलिक पील करेंगे और कुछ नहीं होगा, और उसको अगर दूसरी बार ग्लाइकोलिक पील करेंगे उसके फेस जल सकता है। सो इट डिपेंड्स अपॉन किस तरह से उसका फेस का उस समय आकार है, उसमें ड्राइनेस कितनी है, उसमें हाइड्रेशन कितनी है, उस हिसाब से हमें हर बार पील को टाइट्रेट और कैलिब्रेट करना पड़ता है स्किन के अकॉर्डिंग। सो वो तो डॉक्टर ही कर पाएगा, डॉक्टर ही असेस कर पाएगा स्किन किस तरह से है, इसमें कौन सा पील लगेगा, ग्लाइकोलिक लगेगा, TCA लगेगा, कॉम्बिनेशन पील लगेगा, जेल पील लगेगा, देयर आर थाउजेंड्स ऑफ पील्स अवेलेबल। तो वो एक कंप्लीट साइंस है बाय इटसेल्फ। इट कांट बी कि आप उठा के पील किसी भी सलोन में दे देंगे और वो स्टार्ट कर देंगे। दे मे डू इट, बट लेकिन आजकल तो थोड़ा सा तो स्टार्ट हो ही चुका है ये। बट मैं यही बोल रहा हूँ वो कर सकते हैं, बट देखो अनट्रेन्ड हैंड्स में इट कैन बी डेट्रीमेंटल ऑल्सो। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको बोला मेरे ही पेशेंट में अगर मैंने आज एक केमिकल पील करी उसी ग्लाइकोलिक एसिड परसेंटेज से करी, और नेक्स्ट टाइम अगर मैंने ध्यान नहीं दिया उसी परसेंटेज से फिर की, और पता चला कि पेशेंट का फेस थोड़ा ड्राई था, थोड़ा टेक्सचर्ड था या इरिटेटेड था, सडनली आई रियलाइज कि उस समय उसी परसेंटेज से उसी पेशेंट को बर्न्स हो गए। सो इट्स अ कंप्लीट साइंस इन इटसेल्फ। केमिकल पीलिंग इतना आसान नहीं है, जैसे हम डॉक्टरी पढ़ते हैं ऐसे ही हम केमिकल पील भी पढ़ते हैं, और पील के साथ हमें स्किन का असेसमेंट करना बहुत ज़रूरी होता है। एंड देन हम डिसाइड करते हैं कौन सा पील किस समय कितनी देर तक, वेदर लंबा रखना है, छोटा रखना है, कितनी जल्दी उतारना है, वो सारे साइंस एंड सिम्टम्स पता होने चाहिए, तभी केमिकल पील हो सकती है। तो लेज़र सर कितना सेफ है? देखा है अभी 3-4 साल 5 साल के अंदर बहुत चलन हो गया लेज़र का भी। वो भी देखो, वो भी एक अपना साइंस है, उसमें भी आपको ट्रेनिंग चाहिए, उसमें भी आपको एक्सपर्टीज़ चाहिए। अब अगर लेज़र इज़ एक्सट्रीमली सेफ वैसे तो, मगर अगर अनसेफ हैंड्स में चला जाए वेयर द पर्सन इज़ नॉट ट्रेन टू हैंडल दैट मशीन, तो बहुत कुछ हो सकता है। लेज़र बर्न्स हो सकते हैं, बर्न्स के बाद स्कार हो सकते हैं, स्कार के बाद पिगमेंटेशन हो सकता है, आँखों में डैमेज हो सकता है, और भी डैमेजेस हो सकते हैं। सो अगर आप ट्रेंड नहीं हैं एक मशीन को यूज़ करने के लिए, तो नेचुरली साइड इफ़ेक्ट्स और एक्सीडेंट्स और कॉम्प्लिकेशंस तो हो सकती हैं। अदरवाइज इट्स अ सेफ प्रोसीजर। अगर जैसे प्रॉपरली किया जाए लेज़र ट्रीटमेंट, जो कि डिफरेंट चीज़ों के लिए डिफरेंट लेज़र्स हैं आजकल, इवन एक्टिव एक्ने के लिए लेज़र्स आ गए हैं,
इवन एक्ने के स्कार्स रह गए उसके लिए लेज़र आ गए हैं, हेयर रिमूवल के लेज़र आ गए हैं, पिगमेंटेशन के लेज़र आए हैं, वैस्कुलर जो लसन वगैरह होते हैं उनके लेज़र आ गए हैं। तो लेज़र तो बहुत ही चीज़ों के लिए है, बहुत ही सेफ ट्रीटमेंट है ऐसी ऐसी चीज़ों के लिए जो हम सोचते थे कि अनट्रीटेबल है। Okay. अबाउट 30-40 ईयर्स अगो वी वुड थिंक कि चलो भाई ये तो आपके है, ये लसन ये तो उम्र भर रहेगा, ये जा नहीं सकता है। लेज़र से चला जाता है। लेज़र से चले जाते हैं। अब आजकल बहुत कुछ डेवलपमेंट हुई है और अब तो लेज़र्स इतने डेवलप हो गए हैं कि एक एक चीज़ को ट्रीट करने के लिए हमारे पास 10-10 15-15 लेज़र्स हैं या टाइप्स हैं, टेक्नोलॉजीज़ हैं। एक टाइम पे था एक ही लेज़र सारी चीज़ों में एम्प्लॉय किया जाता था। तो जैसे जैसे साइंस इवॉल्व हो रहा है ऐसे ऐसे हर कोई चीज़ में हमारे को नई टेक्नोलॉजी अपग्रेड जैसे जैसे हाँ जी हो रही है, बहुत ज़्यादा, बहुत ही विशाल फील्ड है ये भी लेज़र्स। अगला एक क्वेश्चन आपसे बड़ा टिपिकल क्वेश्चन है। हमारे इंडिया में तो आपको पता है ब्राउन कलर, और जो गोरा नहीं है उस सबको गोरा दिखने का बड़ा शौक है। तो ग्लूटाथियोन इंजेक्शंस, मैं इसके बारे में आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ कि बेसिकली ये जो इंजेक्शंस जो थे ग्लूटाथियोन, दैट वाज एक्चुअली मेड फॉर द वाइटनिंग ऑफ द स्किन और दैट वाज एक्चुअली मेड टू ट्रीट द लिवर डिजीजेस। बेसिकली तो ये एक एंटीऑक्सीडेंट है जो हमारे को ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस, आजकल क्या है कि मोस्ट ऑफ द डिजीजेज आर एसोसिएटेड विद ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस। तो जब हमारी बॉडी में इतनी सारी रिएक्शंस चल रही होती हैं तो एक उसका कंपोनेंट होता है जो बनता है, उनको बोलते हैं फ्री रेडिकल्स। फ्री रेडिकल्स जो होते हैं ना वो डैमेज करते हैं सारे सेल्स को, स्किन को, हेयर को, लिवर को, हार्ट को, और एजिंग भी उसी से होती है। तो जो हम एज हो रहे होते हैं इट हैपन्स बिकॉज ऑफ दीज फ्री रेडिकल्स, और ये हमारे को इसको ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बोलते हैं। इस ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम करने के लिए हमारी बॉडी में सिस्टम होता है, उसको एंटीऑक्सीडेंट सिस्टम बोलते हैं। तो नेचुरली ग्लूटाथायोन इज प्रेजेंट इन आवर बॉडी नेचुरली ऑल्सो, और बहुत सारे और भी हैं, सुपर ऑक्साइड डिस्म्यूटेस है, इस तरह के जो हैं एंटीऑक्सीडेंट्स बॉडी में होते हैं जो हमारे इन फ्री रेडिकल्स को निकाल देते हैं, स्कैवेंज करते हैं और हमारे को इस डैमेज से बचाते हैं, ऑक्सीडेटिव डैमेज से। और अगर हमें एक एडिशनल ऑक्सीडेटिव डैमेज से बचाना है बॉडी को तो फिर हम बाहर से एंटीऑक्सीडेंट्स देते हैं, और ग्लूटाथायोन इसी तरह का एक स्ट्रॉन्ग एंटीऑक्सीडेंट है जो कि पर्टिकुलरली लिवर डिजीज़ के लिए ही स्टार्ट किया गया था, बट देखा गया कि इट हैज़ अ लाइटनिंग इफेक्ट ऑन द स्किन टू सम एक्सटेंट। लाइटनिंग से ज़्यादा मैं ये बोलूँगा कि टोन, शाइन और ब्राइटनेस ऑफ द स्किन इज इम्प्रूव्ड। ऐसा नहीं है कि एक काला आदमी सफ़ेद बन जाएगा, ऐसा नहीं होता है। यूजुअली तो यही बताया जाता है। नहीं, ऐसा नहीं होता है। 1 or 2 शेड्स बेटर और थोड़ा सा टोन, शाइन, ग्लो, ये चीज़ें आती हैं स्किन के अंदर डेफिनेटली, बट वो भी शॉर्ट लिव्ड होता है। बट डू यू प्रेफर गिविंग दिस ग्लूटाथियोन? वी डू गिव अ लॉट ऑफ ओरल ग्लूटाथियोन, खाने के लिए हम बहुत देते हैं। आईवी जनरली रिकमेंड नहीं करते हैं हम, उसके साइड इफेक्ट्स बहुत होते हैं, कुछ आपने अभी सुना भी होगा। आई डोंट नो वेदर इट हैपेंड बिकॉज ऑफ दैट, अ सेलिब्रिटी आल्सो डाइड आफ्टर दिस इंजेक्शन, बट प्रॉब्ली नॉट बिकॉज ऑफ दिस, मे बी कोई और रिलेटेड चीज़ थी। बट हाँ, हमारे को भी जनरली बताया जाता है कि जो आईवी ड्रिप्स ऑफ ग्लूटाथियोन है वो जनरली सेफ नहीं है, इट कैन कॉज रिएक्शंस एंड कैन कॉज प्रॉब्लम्स। Sir, can you suggest some good foods or the superfoods which can boost glutathione in your body? Give a message to the audience that rather than going for a injection of the glutathione, try some of the superfoods from which you can gather natural glutathione. देखो, नेचुरल ग्लूटाथायोन तो नहीं बट एंटीऑक्सीडेंट रिच फूड्स। I'll request you to give this message to the audience, especially जो यंग जनरेशन है। क्या होता है, बच्चों को शादी करनी है और देखिए सारे बच्चे तो एक जैसे नहीं होते ना। आज आप गोरे हैं और मैं अगर सांवला हूँ, मेरी भी इच्छा रहेगी कि मैं गोरा हो जाऊँ। तो जिसका जो स्किन का टोन है वो तो वैसा का वैसा ही रहेगा ना। हम चाहे उसको एक तरफ अगर हम 1-2 टोन उसको लाइट भी कर देंगे, बट हाउ हार्मफुल इज इट फॉर योर बॉडी? उसका लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट क्या हो सकता है? तो आपसे ज़्यादा बेटर तो ये जनरेशन को या उनके माँ बाप को आपसे ज़्यादा बेटर कोई नहीं समझा सकता। तो एक सर मैसेज आप देते। मुझे लगता है सबसे पहले तो एक चीज़ ही हार्मफुल है कि द क्वेस्ट कि मेरे को गोरा होना है इज़ अ वेरी रॉन्ग नोशन। आई डोंट थिंक ऐसा कुछ रहना चाहिए। आई थिंक द वे भगवान ने जिस तरह से किसी का स्किन बनाया है, वी कैन मेक इट लुक better, you can groom yourself better, you can take good food, good lifestyle, good antioxidants and let your skin glow and shine with the color it has. ऐसा नहीं है कि आपको गोरा होना है और आपको सुंदर लगना है। आपने देखा होगा हमारे पास इवन बॉलीवुड में इतनी सुंदर लेडीज़ हैं जो कि
ब्यूटीज़ मानी जाती हैं, एंड दे आर डार्क, वेरी डार्क ऑल्सो, सो वी हैव हैड सो मेनी। तो ऐसा नहीं है कि गोरापन ही सुंदरता का एक वो है, प्रमाण है। तो हैविंग सेड दैट, ये जो आप बोल रहे हैं कि सुपर फूड्स कौन से हो सकते हैं, तो जनरली फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट इज़ अ गुड लाइफस्टाइल। देखिए, हमारी प्रॉब्लम है कि हम ठीक टाइम पे न सोते हैं, न उठते हैं, न बैठते हैं, न खाते हैं, न ठीक चीज़ खाते हैं, एंड देन वी एक्सपेक्ट आवर स्किन टू ग्लो ऑल्सो। सो फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट इज़ कि आप अपना लाइफस्टाइल ठीक करिए, ठीक टाइम पे सोइए, ठीक अमाउंट ऑफ स्लीप लीजिए, which is about 8 hours at least in 24 hours. ठीक खाना खाइए, lots of green vegetables, lots of proteins, lots of juices, fruits, fluids, less of junk food, less of oily food, fried food मत लीजिए ज़्यादा, और शुगरी फूड्स कम लीजिए, वाइट ब्रेड्स जो मैदे वाली चीज़ें हैं ये सब कम लीजिए, एक्सरसाइज करिए। ये सब अगर आप करेंगे तो आप एक नेचुरली आपका स्किन ग्लो करेगा, और आपको किसी डॉक्टर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ना अंकित साहब की ज़रूरत पड़ेगी। एक्चुअली ये देखा जाता है, ये एक ना एक वो हमारे समाज की एक विडंबना है, क्योंकि हम लोग कंपैरिजन अपने आप को ना ये सोचते हैं कि हम लोग वेस्ट से बिलोंग करते हैं, कल्चर ही को अडॉप्ट कर रहे हैं ना, तो उनकी बुरी चीज़ें तो हम लोगों ने अडॉप्ट कर ली, अच्छी चीज़ें अडॉप्ट नहीं करी, क्योंकि उन लोगों में जितनी बुराई है उससे ज़्यादा शायद अच्छाई है। तो हमने ना अपने कंफर्ट के हिसाब से एडेप्टेबिलिटी अपनी बना ली। तो जैसे आपने चीज़ बताई कि भाई हेल्दी, गुड स्लीप, सफिशिएंट अमाउंट ऑफ स्लीपिंग आवर्स तो बहुत ज़रूरी है। आजकल हम तो देखते हैं मॉर्निंग से हमारा जंक फूड स्टार्ट हो जाता है और इवनिंग तक चलता है, तो पिंपल तो होंगे होंगे, मेरे साथ भी होता है। मैं जिस दिन कुछ बाहर का अगर खाना खा लूँगा या कुछ थोड़ा सा ऑयली ले लिया, वो पिंपल निकल ही जाता है। आजकल भी एक हो गया। मुझे पता है कि मेरे को खाने की वजह से हुआ है, तो भाई जैसा मैं खाऊंगा वैसे ही दिखूंगा। उसका आउटकम तो वैसे ही आएगा ना, जैसा आप अपनी बॉडी को देंगे, बॉडी भी तो उस हिसाब से आपकी रिस्पॉन्ड करेगी ना। बिल्कुल बिल्कुल। अगर हेल्दी खाएंगे तो हेल्दी मिलेगा। साधु संत सर जितने होते हैं उनकी स्किन ग्लो कर रही हो, स्पॉटलेस फेस होता है उनका, क्योंकि उनकी फूड हैबिट्स साधारण खाना, पानी पीना, टाइमली खाना, उनको इशू नहीं आता। हम तो कहते हैं कि अगर डिसिप्लिन सीखना हो तो साधु संतों से सही बात चाहिए। तो सर आगे बढ़ते हैं। हमारे पूर्व डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब, अब तो मैं उनको नमन करते हुए सर कैसे मुलाकात हुई सर, और कैसे वहाँ तक पहुँचने का सौभाग्य कैसे मिला सर? हम तो उनका नाम मतलब आज भी ये सोचते हैं कि क्या उन्होंने इंडिया के लिए एक वरदान थे सर। बिल्कुल बिल्कुल वरदान थे। और जब मैं मिला, इतने डाउन टू अर्थ लगा नहीं कि प्रेसिडेंट से मिला हूँ। मैं प्रेसिडेंट्स हाउस में गया हूँ, राष्ट्रपति भवन में उनके पास, उनके बेडरूम में भी गया हूँ, और जब मैं मिलता था लगता नहीं था कि इतने बड़े आदमी से बहुत मिला। सादगी थी सर। और फिर एक बार मैंने रिक्वेस्ट की कि आई वांट टू गेट माय सन, मेरे बेटे को मैं ले गया। मेरा बेटा फिजिसिस्ट है अब, उन्होंने उनके ही नक्शों कदमों पे पढ़ाई करी, एंड ही इज़ अ पोस्ट डॉक फिजिसिस्ट, एस्ट्रोफिजिसिस्ट है वो, इस समय पेरिस में है। तो वो भी मेरे साथ आया, उसके साथ भी बहुत ही घुल मिल गए, और अपने हाथ से साइन करी हुई 2-3 किताबें भी दी, एंड दैट्स अ रियली हमारे लिए बड़ा चेरिश करने वाली चीज़ है। तो वो कलाम साहब पहले डीआरडीओ के हेड होते थे, और मैं डीआरडीओ का कंसल्टेंट था लगभग 15-20 साल के लिए। डीआरडीओ के सारे और डिफेंस मिनिस्ट्री के सारे ऑफिशियल्स को मैं देखता था डीआरडीओ में। तो बाय द टाइम मैं डीआरडीओ में पहुंचा तब कलाम साहब प्रेसिडेंट बन चुके थे, बट उनका जो मेडिकल ट्रीटमेंट होता था वो डीआरडीओ के थ्रू होता था। तो नेचुरली जब मैं कंसल्टेंट था तो मुझे भी मौका मिला उनकी स्किन की देखभाल करने का, तो मैं करता था। तो एटलीस्ट 5-6 टाइम्स मैं राष्ट्रपति भवन में गया, उनको देखा, और एक बार एज मैंने बोला कि मेरा बच्चा भी साथ गया था। तो इट वाज रियली वेरी हम्बलिंग एक्सपीरियंस, बहुत ही अच्छा, बहुत ज़्यादा। सौभाग्य कहते हैं सर। सौभाग्य है जी, सौभाग्य है रियली। हमें सुन के आपसे इतना मज़ा आ रहा है सर, और आपने तो जब उनके साक्षात दर्शन जब करे थे। बिल्कुल दर्शन करे थे, उन्होंने अपने बेडरूम में लिया मेरे को, तो इट वाज वेरी नाइस, बहुत ही अच्छा। बचपन से बोलते हैं घर वाले भी, कहते हम तो जैसे कार में जब चलते थे ना तो शेड्स लगा लेते थे कि धूप लग रही है। घर वाले बोलते थे कि भाई धूप तो अच्छी चीज़ है, विटामिन डी कहाँ से मिलेगा? अब विटामिन डी के चक्कर में पता लगता था कि टैनिंग हो गई, टैनिंग हो गई तो स्किन बर्न हो गया, स्किन बर्न हो गया तो आपके पास आने की ज़रूरत पड़ी। आप कहते हैं सनस्क्रीन लगाइए, और सनस्क्रीन भी कौन सी लगाई, इतने एसपीएफ और इतने एसपीएफ। उसके बाद हम जैसे थोड़े से ज़्यादा समझदार लोग जो है वो कोई भी एक
वेबसाइट खोल लेते थे कि भाई सबसे सस्ती सनस्क्रीन कौन सी है, जिसमें आपने भी एसपीएफ उतना ही प्रिस्क्राइब किया। और एक पेशेंट की मेंटेलिटी होती है कि मेरे को अगर कोई चीज़ सस्ती मिलती है ना, जैसे जेनरिक का बहुत चलन हो गया, तो सबसे पहले कोई भी पेशेंट हो, कितना भी पैसे वाला हो, मैं एक्सेप्शंस तो ऑलवेज देयर, तो वो कहता है कि सबसे सस्ती कौन सी मिलेगी, तो वो यूजुअली सबसे सस्ती पे चले जाते हैं। तो पहली तो ये आयरनी मैं दूर करवाना चाहता हूँ कि ये जो धूप है, विटामिन डी, ये हमें लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए, और लेनी चाहिए तो कितनी मात्रा में लेनी चाहिए, कितनी देर के लिए लेनी चाहिए। और अगर हम धूप में जाते हैं, दूसरा जो मेरा आपसे सवाल है, धूप में अगर हम जाते हैं तो क्या हम लोगों को सनस्क्रीन लगानी चाहिए? देखिए अंकित जी, सबसे पहले तो विडंबना है कि जो सूर्य भगवान है, जो हमारी धरती पे जो जीवन देते हैं, मैंने अपने पिताजी से एक बार पूछा था कि भैया पापा, मैंने सनस्क्रीन्स पे कहीं बोलना है तो टेल मी समथिंग। आई वाज थिंकिंग कि सूर्य भगवान है, उनसे बचाव करना है हमें, ऐसी विडंबना को किस तरह से एक्सप्लेन करूं, मेरे को बताइए कि क्या मैं कैसे शुरू करूं। तो उन्होंने बोला, एक श्लोक बोलो आप कि प्रत्यक्ष देवाय श्री भास्कराय नमो नमः। सो विच मीन्स कि हे सूर्य देवता, धरती पे जीवन देने वाले देवता, आपको शत शत नमन है। अब विडंबना ये है कि उसी सूरज से हमें बचना पड़ रहा है। ये भी इसलिए हुआ है कि हमारी जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ रही हैं, दैट हैज़ बीन डिटरमेंटल टू आवर एटमॉस्फेयर, टू आवर एनवायरनमेंट। एक ओजोन लेयर होता है हमारे एटमॉस्फेयर में, जो कि बहुत ही ज़रूरी है हमें प्रोटेक्ट करने के लिए सन की हार्मफुल रेज से। तो सन में बहुत सारी रेडिएशन स्पेक्ट्रम होता है, तो उसमें एक अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रम है जिसमें ए, बी और सी है। जो सी है, दैट्स द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ, वो ज़मीन पे नहीं पहुंचता है। और जो बी है वो बहुत ही कम मात्रा में पहुंचता है, वो थोड़ा लॉन्गर होता है। और जो ए है, दैट इज़ द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ, अबाउट 400 नैनोमीटर्स, वो सबसे ज़्यादा पेनिट्रेंट होता है, तो वो घुस के पहुंच जाता है। तो अगर हमारी ज़मीन पे मेजर किया जाए अल्ट्रावायलेट रेडिएशन का रेशियो क्या होता है, अबाउट 95% इज़ ए एंड अबाउट 5% इज़ बी। सी तो पहुंच ही नहीं पाता है। सी अगर पहुंच जाए तो हम सब मर जाएं उसी समय, इतनी उसकी डेट्रीमेंटल है रेडिएशन। अब अनफॉर्चुनेटली क्या हो गया है, दैट ओजोन लेयर इज़ गेटिंग डिक्रीज्ड और डिप्लीटेड बिकॉज ऑफ सो मेनी एक्टिविटीज। जो हमारी इंडस्ट्री है, जो हमारे एक्टिविटीज़ हैं, जो भी है, उससे कुछ केमिकल्स निकलते हैं, ओजोन इज़ गेटिंग एब्सॉर्ब। सो ओजोन कम होने की वजह से मोर एंड मोर अल्ट्रावायलेट बी लाइट इज़ कमिंग। जब अल्ट्रावायलेट बी लाइट बढ़ गई तो हमारे स्किन पे डेट्रीमेंटल इफेक्ट्स आने लगे। ए इज़ द लीस्ट डैमेजिंग, बी इज़ मोर डैमेजिंग, सी इज़ डेंजरस, जैसे मैंने बताया। तो अब ये जब बढ़ गया तो हमारे को बचाना पड़ता है। अगर एक बंदा कंटिन्यूसली धूप में रहे और उसके, हमारे नॉर्मली डार्कर स्किन्स में प्रोटेक्शन होती है अगेंस्ट सन, बिकॉज वी आर डार्क, हमारे स्किन को इतना डैमेज नहीं करती है जितना वेस्टर्न स्किन्स को डैमेज करती है। आपने देखा होगा जो वेस्टर्न स्किन्स होते हैं, जैसे 40-50 का एक बंदा है और इंडियन 40-50 का बंदा है, उधर की स्किन मोटी होती है, रिंकल्ड होती है, हमारी स्किन नहीं होती है, बिकॉज वी आर प्रोटेक्टेड, वी आर डार्कर, हमारा सन से ऑलरेडी प्रोटेक्शन है। मगर क्योंकि मैंने बोला कि सन की अब रेज डेंजरस हो गई हैं, इट हैज़ बिकम इम्पेरेटिव टू यूज सनस्क्रीन्स एंड प्रोटेक्ट आवर सेल्स फ्रॉम द हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ अल्ट्रावायलेट बी लाइट। क्योंकि अगर नहीं करेंगे, एक तो शॉर्ट टर्म प्रॉब्लम्स हैं जैसे सनबर्न्स हैं, जैसे पिगमेंटेशन है, लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम्स भी हैं जैसे कैंसर वगैरह है, जो कि हमारे टाइप ऑफ स्किन में बहुत कम है बट वेस्टर्न स्किन्स में बहुत ज़्यादा है। तो वहाँ पे तो वो सनस्क्रीन, बच्चा पैदा होते ही सनस्क्रीन शुरू हो जाता है, दे वेयर इट एवरी डे। एंड इट इज़ सेड कि अगर हम सन के एक्सपोजर होता रहे, वो क्यूमुलेटिव एक इफ़ेक्ट आता है उसका, और आप लॉन्ग टर्म इफ़ेक्ट आता है। अब रहा विटामिन डी और सन। अब जब हम सन से अपने को बचा रहे हैं, ये विडंबना है। येस, वी वुड हैव वांटेड टू गेट विटामिन डी फ्रॉम सन एक्सपोजर, बिकॉज सन एक्सपोजर से हमारी स्किन विटामिन डी बनाती है, बट अनफॉर्चुनेटली उसमें अब ये रिस्क भी इन्वॉल्व है। सो देयर इज़ अ रिस्क, सो वी वुड नॉट वांट, अगर आप रिस्क और एडवांटेज का बैलेंस देखें, वी वुड नॉट वांट आवर स्किन टू बी डैमेज्ड और गेट प्रोन टू मैलिग्नेंसी, कैंसर वगैरह उसमें हो जाए। वी वुड रादर बी विटामिन डी डेफिशिएंट, या फिर विटामिन डी के सप्लीमेंट्स लें,
रात दिन धूप में जाएं। इनफैक्ट अगर हम देखें कि कितना धूप हमें चाहिए सन विटामिन डी का प्रॉपर डोज लेने के लिए, इट इज़ मच हायर देन जस्ट गोइंग आउट इन सन. You will have to expose your body completely for a good amount of time, half an hour, 1 hour a day, the whole of your body. तभी आपको उतना विटामिन डी मिलेगा जितना आपको चाहिए. तो इसीलिए शायद जनरली हम सब विटामिन डी डेफिशिएंट होते हैं. रेशियली भी कहते हैं, कुछ रेसेस होते हैं. अब इंडियंस देखा गया है कि सभी ऑलमोस्ट हो, तो अब हम सप्लीमेंटेशन देते हैं, टैबलेट देते हैं, ओरली देते हैं, वो हो जाता है. तो सन से तो जनरली हाँ बचना ही चाहिए. कितना कितना SPF, जैसे इंडियंस, अब नॉर्थ इंडिया की बात करते हैं, तो वी हैव एक्सट्रीम वेदर. क्या आपको लगता है विच इज़ अ सफिशिएंट अमाउंट ऑफ SPF वी शुड वेयर? तो एक तो पहले ही लोगों को ये अंडरस्टैंड करना है, SPF इज़ नॉट द ओनली थिंग विच प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम सन. SPF उसका एक कॉम्पोनेंट है. SPF इज़ द सन प्रोटेक्शन फैक्टर अगेंस्ट अल्ट्रावायलेट बी लाइट. तो जो अल्ट्रावायलेट बी का डैमेजिंग फैक्टर है उससे बचना है तो SPF इम्पॉर्टेंट है. मगर जो सन रेज हैं उसमें अल्ट्रावायलेट ए है, उसमें इंफ्रारेड रेज हैं, उसमें विजिबल लाइट है. ये सब के ही डेट्रीमेंटल इफेक्ट्स होते हैं. तो आजकल UVB+ UVA प्रोटेक्शन हैज़ बिकम इम्पॉर्टेंट, खासकर हमारे स्किन्स में, डार्कर स्किन्स में, जहाँ प्राइमरी प्रॉब्लम यही रहती है कि मैं काला हो गया, पिगमेंट हो गया, एक्सेट्रा. उसमें UVA का ज़्यादा रोल होता है. तो जब हम सनस्क्रीन देखते हैं, एनीथिंग 15 से ज़्यादा SPF इज़ ओके, इज़ गुड इनफ. बट उसमें UVA प्रोटेक्शन हो, उसमें इंफ्रारेड प्रोटेक्शन हो, उसमें विजिबल लाइट प्रोटेक्शन, ब्रॉड स्पेक्ट्रम बोलते हैं उनको, ब्रॉड स्पेक्ट्रम सनस्क्रीन हो, तो वो देखा जाए. ये नहीं कि SPF 100 है, 200 है. वो होड़ लगी हुई है सर. वो एक्चुअली होता क्या है, इनकी जो मार्केटिंग हो ना, आपको तो पता ही है कॉस्मेटिक इंडस्ट्री कितनी बड़ी इंडस्ट्री है एंड हाउ इट्स ग्रोइंग. मेरे को तो बड़ा अंदर से ग्रोइंग वर्ड इनका जो बोल के हर जगह हम देखते हैं, वो उनका एक फोकस होता है SPF. जैसे वो नहीं देखते, जैसे आपने बोला ब्रॉड स्पेक्ट्रम, ये एक वेस्टर्न कल्चर है, वो देखता है कि अल्ट्रावायलेट से इसकी प्रोटेक्शन है या नहीं है. तो यहाँ पे नहीं देखते, यहाँ पे एक फोकस, उनको पता है ना कि इनको इतना ही समझाना है. हाँ, उनको लगता है SPF ज़्यादा है तो सनस्क्रीन ज़्यादा अच्छा है. हालांकि SPF मैं आपको एक वो बताऊंगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि SPF of 15 gives you 95% protection from UVB light. 95, तो ऑलमोस्ट आपने पूरा कवर कर लिया. और अनदर अगर आप 50 पे जाते हैं, अनदर 3% इम्प्रूवमेंट, 98. अगर आप 80 पे जाते हैं, अनदर 1% इम्प्रूवमेंट. ऐसा कुछ मेजर इम्प्रूवमेंट आपको आफ्टर 15 SPF नहीं मिलता है. अब SPF of 15 to 30 is good enough to give you a good coverage against UVB. मगर उसमें ये देखिए कि UVA प्रोटेक्शन, इंफ्रारेड प्रोटेक्शन, विजिबल लाइट, ब्लू लाइट भी देखते हैं आजकल, ये प्रोटेक्शन है कि नहीं है. अगर वो है तो वो सनस्क्रीन बेटर है. एक नया एक हमने देखा है, सर्फ करते करते देखते हैं हम, गूगल पे देखते हैं, ओरल ये आपका सनस्क्रीन आ गई. ये क्या चीज़ है सर? जैसे मैंने बताया आपको, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस जो होता है ना, सन भी जो हमें डैमेज करता है, डैमेजेस बिकॉज ऑफ द ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस. वो फ्री रेडिकल्स जनरेट करता है स्किन में. जब सन आपके स्किन में पड़ता है, फ्री रेडिकल्स जनरेट करता है. फ्री रेडिकल्स हमारे को ऑक्सीडेटिव डैमेज करता है. तो जो ओरल सनस्क्रीन आप लेते हैं वो वही एंटीऑक्सीडेंट्स हैं. ग्लूटाथाइन इज़ अ ओरल सनस्क्रीन, विटामिन C इज़ एन ओरल सनस्क्रीन, विटामिन E इज़ एन ओरल सनस्क्रीन. ऐसे ही बहुत सुपर ऑक्साइड डिस्मोटेस इज़ एन ओरल सनस्क्रीन. वही एंटीऑक्सीडेंट्स जब आप ओरली लेते हैं उनको ओरल सनस्क्रीन्स बोलते हैं, बिकॉज वो आपको उसी फ्री रेडिकल डैमेज से बचाव करते हैं. आर दी सेफ? दे आर 100% सेफ, मोस्टली सेफ. बट ऐसे इनएडवर्टेंटली विदाउट एनी सुपरविजन नहीं लेने चाहिए. बट दे आर रिलेटिवली सेफ ग्रुप ऑफ ड्रग्स, मोर और लेस. जैसे वाइटामिन होते हैं ऐसे ये भी होते हैं. हमारी जनरेशन जिमिंग बहुत बहुत ज़्यादा, और सबको बॉडी बनानी है. मेरी तरह तो नहीं है, वो सबको अच्छी खासी बॉडी. क्रिटेनिन, एमिनो एसिड्स, वे प्रोटीन, इस पे डिपेंडेंसी हमारी जनरेशन की बहुत ज़्यादा हो गई है. और मल्टीपल केसेस में हमने देखा है कि जब वे प्रोटीन आपने लेना चालू किया, या क्रिटेनिन आपने लेना जब चालू किया है, अमीनो एसिड्स जब लेना चालू किया है, तो ब्रेकआउट्स हो जाते हैं. तो आर दी सप्लीमेंट सेफ फॉर द बॉडी? माई फर्स्ट क्वेश्चन. एंड दीज सप्लीमेंट शुड बी टेकन और नॉट? या आप एक नॉर्मल हेल्दी फूड खा के, नेचुरल प्रोटीन लेके, जिसके आप जैसे सोयाबीन चंक्स हो गए, वो ज़्यादा सेफ है, या ये भी सप्लीमेंट्स भी इतने सेफ है?
हमारी बॉडी के लिए? नहीं, बिल्कुल नहीं है। खासकर आपने नाम लिया वे प्रोटीन का। राइट। आजकल हम वे प्रोटीन बिल्कुल मना करते हैं अपने पेशेंट्स को, बिकॉज़ वे जो है वो इंसुलिनोजेनिक होता है। उसमें वो उसका एक प्रॉपर्टी होती है जो हमारी बॉडी में एक इंसुलिन है हार्मोन, उसकी एक्टिविटी को स्टिमुलेट करता है। तो इंसुलिन स्टिमुलेट होने से एंड्रोजन स्टिमुलेट होते हैं। एंड्रोजन्स आर मेल हार्मोन्स। तो मेल हार्मोन्स जब स्टिमुलेट होते हैं उसके दो प्रॉब्लम्स हैं जो यूजुअली होते हैं। एक तो एक्ने होता है, एक्ने हैपन्स बिकॉज ऑफ मेल हार्मोन स्टिमुलेशन ऑफ ऑयल ग्लैंड्स। और ऐसे ही जो हेयर लॉस है, हेयर लॉस भी एंड्रोजन्स की वजह से होता है। तो आजकल के बच्चों में जो यहाँ से हेयर लॉस होता है, एक्ने हो रहे होते हैं, नहीं और सर, यहाँ ये आप सही कह रहे हैं, मैंने बॉडी बिल्डर्स को देखा है, उनके बाल बहुत दे छोटे विल छोटे लूज होते हेयर। हैं। हाँ, और जैसे ही आते हैं आजकल ये बहुत कॉमन हो गया है, भैया जा रहे हो जिम, वे प्रोटीन ले रहे हो, दैट इज़ 100% ले रहे होते हैं वो। तो वी टेल देम ये तो बंद करना पड़ेगा अगर आपको एक्ने से बचना है और हेयर लॉस से बचना है। तो जो डाइटरी प्रोटीन है, प्लांट प्रोटीन है, आजकल वेगन प्रोटीन के भी आए हैं ऑप्शंस, दे आर अ बेटर ऑप्शन देन दीज प्रोटीन्स। पर्टिकुलरली वे प्रोटीन इज़ वेरी डेंजरस। वे प्रोटीन लेकिन जनरेशन तो ले रही है। लेती है। तो सर आप बता दीजिए, एक मैसेज दे दीजिए, वे प्रोटीन अगर लेंगे तो हेयर लॉस हो जाएगा। हाँ भैया। ये So, सर मैसेज दे दीजिए आप एक बार हमारी ऑडियंस आई को। थिंक सबको ये समझ लेना चाहिए कि जो हम जिम में जाके बॉडी बनाने की कोशिश करते हैं, इट्स अ गुड थिंग। एक्सरसाइज बहुत अच्छी चीज़ है, वर्कआउट्स अच्छा है, जॉगिंग, हॉपिंग, एवरीथिंग इज़ गुड। बट ये जो वहाँ पे सप्लीमेंट्स दिए जाते हैं, पर्टिकुलरली वे प्रोटीन जो दिया जाता है, वो बहुत डेंजरस है, बिकॉज आपके हार्मोन्स को स्टिमुलेट करता है। आप हेयर लॉस के शिकार हो सकते हैं, एक्ने के शिकार हो सकते हैं, ऑयली स्किन के शिकार हो सकते हैं। उसके अलावा वहाँ पे कई बार आपको टेस्टोस्टेरॉन इंजेक्शंस या टैबलेट्स दिए जाते हैं, वो भी इसी तरह की चीज़ करते हैं। कई बार स्टीरॉयड्स दिए जाते हैं, वेट गेन हो सकता है, स्ट्रेच मार्क्स हो सकते हैं। तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए प्लीज़ आप सप्लीमेंट्स मत लीजिए, अपना नेचुरल प्रोटीन लीजिए, प्लांट प्रोटीन लीजिए, वेगन प्रोटीन लीजिए, अपना डाइट ठीक करिए, डाइटरी प्रोटीन बढ़ाइए। अगर आप नॉन वेजिटेरियन लेते हैं तो फ़िश, चिकन, एग्स ये लीजिए, मटन तो कम लीजिए, दैट्स नॉट वेरी गुड। बट इट्स बेटर कि नेचुरल चीज़ें और अपना वर्कआउट करिए, दैट विल बी रियली गुड फॉर यू, रादर दैन जो आप सप्लीमेंट्स वे के शक्ल में या स्टीरॉयड्स, हार्मोन्स लेते हैं, उनसे बॉडी तो बन जाएगी बट अंदर से अल्टीमेटली ख़राब हो जाएगी। बहुत बहुत बढ़िया मैसेज था सर ये। सर आगे बढ़ते हैं। ये छोटे छोटे वाइट स्पॉट्स जिसको हम विटिलिगो बोलते हैं, विटिलिगो ही बोलते हैं ना आई थिंक। मैं मतलब आई एम नॉट अ डर्मेटोलॉजिस्ट, मुझे तो इनफैक्ट ये वर्ड भी प्रोनाउंस करते हुए आई कैन नॉट प्रोनाउंस इट वेरी करेक्टली एज यू कैन। तो ये भी एक बीमारी सदियों से चली आ रही है। हालांकि पहले तो इसके ट्रीटमेंट नहीं थे, लेकिन अब हाल फिलहाल में अब जब हम देखते हैं 10 साल के अंदर ये बहुत स्पीड से फैल रही है हमारे इंडिया के अंदर। तो क्या इसका रीज़न है सर, और कैसे आदमी पता लगाए हल्का सा वाइट स्पॉट अगर यहाँ पे हो गया तो सीधा जाके डॉक्टर को दिखाए, आप जैसे एक्सपर्ट्स डर्मेटोलॉजिस्ट के पास, या कुछ घरेलू रेमेडीज़ भी कर सकते हैं? तो इसके बारे में सर मैं थोड़ा सा आपसे ज्ञान लेना चाहूँगा। तो विटिलिगो जो है ये एक ऑटो इम्यून डिजीज़ है। ऑटो इम्यून मतलब कि हमारी जो इम्यूनिटी होती है जब वो डीरेंज हो जाती है, अपने ही सेल्स के अगेंस्ट एक्ट करने लगती है, उसको ऑटो इम्यून। सो नॉर्मली जो हमारी इम्यूनिटी होती है उसका काम होता है कि जो भी फॉरेन बॉडी के अंदर आ गए, बैक्टीरिया, वायरसेस, ट्यूमर सेल्स डेवलप हो रहे हैं, इस तरह की चीज़ें जो हैं उनको वो पकड़ के ख़त्म कर देती है और वहीं पे वहाँ से आगे नहीं बढ़ने देती और हमारे को हार्म नहीं होने देती है। दैट्स व्हाट इम्यूनिटी इज़। मगर अगर ये इम्यूनिटी हेवायर रोग हो जाए, मतलब उसमें कुछ प्रॉब्लम आ जाए, उसको ऑटो इम्यूनिटी डेवलप हो जाती है। ऑटो मीन्स अपनी ही टिश्यूज़ को डैमेज करने लगता है। तो बहुत सारे टाइप्स ऑफ ऑटो इम्यून डिजीज़ हैं, जैसे आर्थराइटिस ऑटो इम्यून है, थायराइड की डिजीज़ ऑटो इम्यून है, बहुत सारी स्किन की डिजीज़, विटिलिगो आपने बोला, लाइकन प्लेनस होता है, सोराइसिस होता है, बहुत सारी ऑटो इम्यून डिजीज़ होती हैं। इनमें स्पेसिफिक एंटीबॉडीज़ या सेल्स होती हैं जो बनती हैं इम्यून सिस्टम में से और उस जगह पे जाके डैमेज करती हैं। फॉर एग्जांपल जो आपने विटिलिगो बोला, विटिलिगो में हमारी सेल्स होती हैं जो कलर बनाती हैं, उनको मेलानोसाइट्स बोलते हैं। सो दोज मेलानोसाइट्स आर द टारगेट ऑफ दैट इम्यून डैमेज। सो वो इम्यून सेल्स या इम्यून एंटीबॉडीज़ उन सेल्स को डैमेज करते हैं, तो उन जगहों पे कलर बनना बंद हो जाता है, तो वी लूज़ कलर, वहाँ पे सफ़ेद हो जाता है बिल्कुल।
अब जब हो गया, अब किसको होता है ये? जनरली एक हेरिडिटरी टेंडेंसी होती है, जेनेटिक टेंडेंसी होती है ऑटो इम्यून डिजीज़ की, और जिसको एक ऑटो इम्यून डिजीज़ हो उसको और भी ऑटो इम्यून डिजीज़ हो सकती हैं। फॉर एग्जांपल थायराइड बड़ी कॉमन डिजीज़ है, तो जिसको थायराइड है उसको और ऑटो इम्यून डिजीज़ हो सकती है, उसको विटिलिगो भी हो सकता है, लाइकन प्लेनस, सोराइसिस, कोई भी। तो इसलिए हम हमेशा हिस्ट्री पूछते हैं थायराइड की किसी भी पेशेंट में जहां हम सस्पेक्ट कर रहे होते हैं इस तरह का ऑटो इम्यूनिटी। तो अगर है तो फिर हम ज़्यादा, या फिर फैमिली हिस्ट्री है तो फिर हम ज़्यादा सोचते हैं हाँ ये हो सकता है। अब अगर किसी को हो जाए तो उसको तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट डॉक्टर को दिखाना चाहिए, इसमें तो कोई घरेलू रेमेडी है नहीं। बिकॉज अगर आप इसको जल्दी रोक लेते हैं तो ये नहीं तो फैल सकता है, बिकॉज ये ऑटो इम्यून प्रोसेस होता है। इसको हम रोकने की दवाइयों में क्षमता है, उसको हम वहीं का वहीं रोक सकते हैं, कलर को वापस ला सकते हैं। बट कई बार इतना सिवियर डिजीज़ होता है कि बढ़ जाता है, हमारे हाथ से भी निकल जाता है, ऐसा नहीं है। और क्योंकि ये जेनेटिक टेंडेंसी है, आपके जीन में ही है, तो आपको ये कभी भी फिर से आ सकता है। तो ऐसा ना सोचे कि हम हमारे को ये दवाई मिल जाएगी, वो आयुर्वेदिक मिल गया, वो बोल गया कि भैया मैं आपकी बॉडी में से निकाल दूंगा। ऐसी जो ऐसा नहीं जेनेटिक होता। चीज़ें हैं वो बॉडी से निकलती नहीं है, उसकी टेंडेंसी हमेशा रहती है, बट ट्रीट होती हैं। मतलब विटिलिगो हम आजकल 90% बच्चों में, लेजर अडल्टों लेजर में भी, लेजर से भी इसमें करते हैं? लेज़र भी होता है। इसमें दो कंपोनेंट होते हैं ट्रीटमेंट के। एक कंपोनेंट हो गया उस इम्यूनिटी को कंट्रोल किया और आगे डिजीज़ को बढ़ने से रोका। दूसरा कंपोनेंट हो गया कलर को वापस लाया, जो हमारे पास बचे खुचे सेल्स वहाँ पे पड़े हैं, आसपास पड़े हैं या हेयर रूट में पड़े होते हैं, उनको हम स्टिमुलेट करते हैं अल्ट्रावायलेट लाइट से, या आजकल लेज़र भी आया है, उसको एक्साइमर लेज़र बोलते हैं। तो उससे करते हैं तो 2-4 सेशंस में ही हमारा कलर आने लगता है। तो इतना अच्छा आजकल मतलब आप टेक्नोलॉजी ट्रीटमेंट पूरा फुल फ्लेज अवेलेबल है इसका? अवेलेबल है। जो बचा खुचा रहता है वो बचा खुचा इसलिए रहता है कि उसमें कोई भी सेल नहीं बची, तो हम किसको स्टिमुलेट करेंगे? फिर उसमें सर्जिकली दूसरी जगह से सेल ला के उसमें डाला जाता है, उसको ग्राफ्टिंग बोलते हैं। अलग अलग किस्म की ग्राफ्टिंग है जिसमें हम स्किन डाल सकते हैं या सेल डाल सकते हैं इस जगह पे, और फिर वहाँ से कलर फैलता है। तो एवरीथिंग इज ट्रीटेबल बट द टेंडेंसी इज नॉट ट्रीटेबल। जो टेंडेंसी है इट्स अ जेनेटिक, इट्स अ जेनेटिक, आपके जीन में है, आपको कभी भी आ सकती है। आप ये समझिए इस बात को कि कोई भी दवाई, कोई भी ट्रीटमेंट ऐसा नहीं है दुनिया में। ये तो जेनेटिक, देखो जेनेटिक, डायबिटीज़ भी जेनेटिक है, ब्लड प्रेशर भी जेनेटिक है, जिसको है, थायराइड है, चाहे कितने तो आयुर्वेदिक सर ये जो जेनेटिक है, क्या हम इस जेनेटिक डिजीज को आगे जनरेशन में जाने से रोक सकते हैं अपने हेल्दी लाइफस्टाइल को अडॉप्ट करके? बहुत सारे रिसर्च चल रहा है कि जेनेटिक डिजीज़ को मास्टर किया जाए, जीन्स को जीन थेरेपी दी जाए, चल रहा है बहुत काम। बट अभी हम उस लेवल पे पहुंचे नहीं हैं कि हम ट्रीट कर सकें और आगे हमारे जनरेशन में नहीं पास जाने ऑन दें ना हो उस इसको। डिजीज़ को। बट जो आपने एक बहुत अच्छी बात बताई कि हम लाइफस्टाइल से क्या कर सकते हैं, लाइफस्टाइल से सारा कुछ हो सकता है। इवन जैसे हम विटिलिगो की बात कर रहे हैं, वहाँ पे भी ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस का बहुत रोल देखा गया है। तो अगर आपको दवाई फॉर एग्जांपल 30% रिलीफ दे रही है, अगर उसमें आप लाइफस्टाइल इंप्रूवमेंट करेंगे शायद आपको 60% मिल जाएगा। तो लाइफस्टाइल इज़ बिकमिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस इज़ ह्यूज और सब डिजीज़ में इन्वॉल्व है, खासकर इन ऑटो इम्यून और स्किन डिजीज़ में। तो लाइफस्टाइल का एक मेजर रोल है, साथ में दवाइयाँ करेंगे तो दोनों मिलके आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा देंगे। एक सर, कई बार हम ये देखते हैं कि स्किन रैश हो गया, एलर्जी हो गई, तो पेशेंट ने इंसिडल कॉमन से एक मेडिसिन दी जाती है कि वो खारिश को रोक दे, या फिर दोबारा खारिश हो जाती है। ये परमानेंट बॉडी से क्यों नहीं जाती सर? ये भी एक टेंडेंसी बोलते हैं हम इसको। जो यूजली इस तरह का रैश होता है उसको अर्टिकेरिया बोलते हैं, और इसमें दो फॉर्म होते हैं। अक्यूट अर्टिकेरिया जो कि शॉर्ट लिव्ड होता है, लेस देन 6 वीक्स। एक क्रॉनिक अर्टिकेरिया होता है जो कि मोर देन 6 वीक्स होता है। ये भी एक इम्यून सिस्टम का हाइपर सेंसिटिव स्टेट है, सेंसिटिव स्टेट है। ये भी किसी कारण से नहीं होता है। तो क्या होता है, ये पेशेंट्स में जिनमें होता है ये, वो लोग दौड़ते रहते हैं, पता करने की कोशिश करते हैं कि मैं ये टेस्ट करूं, वो एलर्जी टेस्ट करूं, देखूं किससे हो रहा है, वो खाना बंद करूं, इस खाने से हो रहा है। बट वो किसी खाने से नहीं हो रहा होता है, वो आपका इम्यून सिस्टम ही सेंसिटिव है, जो कि छोटी छोटी चीज़ों से भड़क जाता है। So ultimately you have to take that supplement as that medicine as a supplement. यू हैव टू टेक दैट मेडिसिन एज लॉन्ग एज द चाइल्ड इज नॉटी। आपका इम्यून सिस्टम जब तक सेंसिटिव है, यूजली ये शॉर्ट लिव्ड होता है। इट कैन बी अ फ्यू मंथ्स, इट कैन बी समटाइम्स अ फ्यू ईयर्स ऑल्सो, बट दैट डजंट मीन आपको उससे उसमें वो ढूंढना है किस वजह से हो रहा है, चलो जी वहाँ से ट्रीटमेंट कराता हूँ, वहाँ बोलते हैं ख़त्म हो जाता है, ये हो जाता है। जो चीज़ है वो है।
क्रॉनिक अर्टिकेरिया कैन लास्ट फॉर अ फ्यू मंथ्स, इट कैन लास्ट फॉर अ फ्यू ईयर्स ऑल्सो। तो उस दौरान आपको अपने सिम्टम कंट्रोल में रखने हैं, जो कि एक गोली इंसिड एल से भी हो सकता है, एलेग्रा से हो सकता है, टेक्जिन से हो सकता है, सेट्रिजिन से हो सकता है। जिस चीज़ से आपको आराम मिले आप लीजिए। कई बार वो सिवियर होता है तो नहीं मिलता आराम, तो तब आपको डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारी और दवाइयाँ होती हैं जो हम देते हैं। बेसिकली इसमें आइडिया यही होता है कि सिम्टम कंट्रोल में रहे। जितना आप सिम्टम को कंट्रोल में रखेंगे उतना पॉसिबिलिटी है कि जल्दी डिजीज़ ख़त्म हो जाएगी, बिकॉज वो टेम हो जाती है धीरे धीरे डिजीज़। सर आरओ की बात करते हैं। वैसे मैं तो ये दिस इज आउट ऑफ द वे क्वेश्चन। पहले हम लोगों को बोला जाता था कि पानी पीना है तो इट शुड बी आरओ, रिवर्स ऑस्मोसिस जिसको हम बोलते हैं। अब उसमें यही होता था कि जितने ऑल द न्यूट्रिएंट्स एंड ऑल द मिनरल्स दे वर डिप्लीटेड, जो भी उसका रिवर्स ऑस्मोसिस के प्रोसेस में। अब अब ये बोला जाता है कि आरओ का पानी नहीं पीना चाहिए। अब ये भी एक विडंबना की चीज़ है कि आरओ का पानी नहीं पियेंगे तो स्किन प्रॉब्लम हो जाएगी, बीमारी हो जाएगी, न्यूट्रिएंट्स कहाँ से मिलेंगे, मिनरल्स कहाँ से मिलेंगे। तो आदमी कहाँ जाए? एक लेमैन, हम जैसा लेमैन इतनी रिसर्च भी नहीं कर सकता जितनी रिसर्च आप करते हैं। तो एक लेमैन के लिए पानी, कौन सा पानी पिए? कुएं का पानी पिए, बोरिंग का पानी पिए, पानी छान के पिए, आरओ का पिए, या कोई और ऐसी टेक्नोलॉजी आ रही है, कोई ऐसा और ऑस्मोसिस सिस्टम आ रहा है कि जो हमारी पानी की फिल्ट्रेशन कर दे? या लास्ट ऑप्शन हमारे पास वही बची है जो पूर्वज अपनाते थे कि पानी को बॉईल करो और पी लो? सर मैं थोड़ा सा इसके बारे में जानना चाहूँगा। तो बॉयल करके तो बेसिकली पानी में जो हमें प्योरिफिकेशन चाहिए होती है, माइक्रोबियल प्योरिफिकेशन ही मोस्टली चाहिए होती है। मैनी टाइम्स जो हार्मफुल मेटल्स या मिनरल्स होते हैं वो तो रहते ही हैं पानी में, रिवर्स ऑस्मोसिस से कुछ हद तक साफ़ हो सकते हैं। बट बेसिक आइडिया ये होता है कि जो माइक्रोबियल कंटेमिनेशन होती है, जो कि कॉमन है, जो कि ऑलमोस्ट रैम्पेंट है हमारी कंट्री में। वी कांट, अब तो टैप वाटर पीना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो गया है, पहले हम पीते थे बचपन में। तो इसलिए बॉयल करके वाटर ठंडा करके पीना तो आई थिंक इज़ गुड इनफ, उसमें तो कोई कमी नहीं है। बट येस, रिवर्स ऑस्मोसिस में डिप्लीट द वाटर एज यू सेड ऑफ सर्टन यूजफुल मिनरल्स ऑल्सो, मगर फिल्टर्ड वाटर, अगर ओजोन ट्रीटमेंट उसमें है जो कि माइक्रोब्स किल करता है और मिनरल्स नहीं निकालता है, उस तरह का ट्रीटमेंट हो वाटर का, तो दैट इज़ गुड इनफ। बट फिल्टर्ड वाटर डेफिनेटली, एंड ओजोन ट्रीटमेंट इज़ अ गुड ट्रीटमेंट रादर देन रिवर्स ऑस्मोसिस, जिससे मिनरल्स कम होते हैं। बट आई एम नॉट वेरी श्योर कि कितना उसको डिप्लीट करता है, क्या करता है। बट टैप वाटर तो बिल्कुल ही नहीं ले सकते। मल्टीविटामिन्स की बात करते हैं। विटामिन्स बोलते हैं लोग, हम तो मल्टीविटामिन्स ही बोलते हैं। खैर, बिना सोचे समझे ले लेते हैं, बिना डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के कि ठीक है मेरे को तो एक टैबलेट मल्टीविटामिन की लेनी है, तो मेरे को मल्टीविटामिन, मेरे को टैबलेट ले ली। तो मल्टीविटामिन क्या बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी है, या आपको आपकी टेस्ट रिपोर्ट्स चाहिए कि आपकी बॉडी के अंदर डेफिशिएंसी किसकी है? ऐसा तो नहीं है कि कई बार मल्टीविटामिन लेने से बॉडी के अंदर अगर आयरन ज़्यादा है और आपने मल्टीविटामिन की एक टैबलेट ले ली, तो ऐसा तो नहीं है कि एक्सेस आयरन से या एक्सेस जिंक से या एक्सेस कैल्शियम से आपको कोई स्किन एलर्जी हो जाए? ये मैं सर एक चाहूँगा आपसे, एक ऑडियंस के लिए एक थोड़ा सा मैसेज आप दे दीजिए। आजकल देखते हैं हम लोग भी, बच्चे भी, कि मल्टीविटामिन ले लो आपकी तो इम्यूनिटी, वो सीधा एक बेसिकली सेंटिमेंट जो है हमारे इंडिया का एक जोड़ा गया है, immunity means multivitamin. So is this sentiment correct? And whether they require prescription or the test reports before taking that multivitamin tablet? देखिए, जनरली हमें मल्टीविटामिन्स की ज़रूरत होती नहीं है अगर हम एक ठीक ठाक आहार ले रहे हैं, ग्रीन वेजिटेबल्स ले रहे हैं, मिल्क ले रहे हैं, प्रोटीन्स ले रहे हैं। जनरली जो हमारे मिडिल क्लास या अपर मिडिल क्लास लोग होते हैं, उनको एक अच्छा आहार मिलता है। उनको, खासकर द यंगस्टर्स, उनको कोई ज़रूरत नहीं होती है विटामिन। हाँ, अगर कोई बहुत बीमार है, किसी को डेफिशिएंसी है कुछ विटामिन्स की, जैसे अंकित जी ने बताया, इफ़ यू आर विटामिन डी डेफिशिएंट, मोस्ट ऑफ द टाइम हमारे पेशेंट्स होते हैं विटामिन डी डेफिशिएंट, B12 डेफिशिएंट होते हैं, आयरन डेफिशिएंट होते हैं। डेफिशिएंसी है तो डेफिनेटली उसको रिप्लीट करिए, बट जनरली यू डोंट नीड इट। बट हैविंग सेड दैट, जब जैसे जैसे एज होती है, बहुत सारे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स ऐसे होते हैं जो कि हम टेस्ट भी नहीं कर सकते हैं। तो ऐसा बुरा नहीं है कि एक मल्टीविटामिन लिया जाए ओल्ड एज में, बीमारी में, जबकि उनकी डेफिशिएंसी थोड़ी बहुत हो सकती है। और जनरली जो हमारे पास विटामिन्स अवेलेबल हैं, मल्टीविटामिन्स जो अवेलेबल होते हैं, उनमें
जो डेली रिकमेंडेड डोज से बहुत कम डोज होता है, विच इज़ नॉट हार्मफुल। बट हैविंग सेड दैट, कुछ विटामिन होते हैं जो कि बॉडी में अगर ज़्यादा स्टोर हो जाएं तो हार्मफुल हो सकते हैं। दीज आर कॉल्ड वाटर इंसॉल्युबल विटामिन, जैसे हमारा विटामिन डी है, विटामिन ए है, विटामिन के है। अगर ये बॉडी में एक्सेस में होंगे, ये ड्रेन आउट नहीं होते हैं, इनसे हार्म भी हो सकता है बॉडी को। सम वाइटामिन लाइक विटामिन बी, विटामिन सी, चाहे आप कितना भी खा जाएं, वो एक्सेस बॉडी से निकल जाता है। बट वी हैव टू बी केयरफुल, विटामिन डी ज़्यादा नहीं लेना है, ई ज़्यादा नहीं लेना है, के ज़्यादा नहीं लेना है, उनसे हार्म। मतलब बेसिकली जब तक डेफिशिएंसी नहीं हो ना, तब तक Unnecessarily ऐसा ना ऐसा नहीं है कि आपको एक हैबिट बना ली अपनी कि वो कोई फायदा भी वो नहीं कोई देगा। फायदा नहीं है। वो आपको इनफैक्ट आपको हार्म एडवर्स हार्म इफेक्ट ही दे दे जाएगा सकता है, आपको। हार्म ही दे सकता है। सर दूध के ऊपर आते हैं अब ये तो बात हो गई सारी मेडिसिन की। स्किन प्रॉब्लम, एलर्जीज, एक्जिमा और मिल्क, इसका रोल पूछना चाहता हूँ सर मैं। ये भी एक बड़ा ही कंट्रोवर्शियल सा सब्जेक्ट है। सर मेरे साथ हुआ है। I'll tell you. स्किन एलर्जी में मेरे को ये बोल दिया कि आपको दूध नहीं लेना। वो पता नहीं क्या उनका एक वर्ड था, लैक्टोस इंटॉलरेंस। हाँ, मैं तो सर मतलब आई कैन नॉट इवन प्रोनाउंस दैट वर्ड सिंस आई एम नॉट फ्रॉम अ मेडिकल फील्ड। तो मुझे 2 महीने के लिए दूध बंद कर दिया एंड दैट एक्चुअली वर्कड। देखिए, ओवर द इयर्स ये एक चीज़ देखी गई है कि बहुत सारे लोगों में इंडाइजेशन का प्रॉब्लम होता था, और हम उनको एंटासिड देते रहते थे या एंटीबायोटिक्स देते रहते थे, कुछ रिलीफ मिलता था, फिर चलता रहता था। फिर देखा गया कि ये एक सेक्ट ऑफ लोग हैं, अच्छे नंबर ऑफ लोग हैं जिनको लैक्टोस इंटॉलरेंस है। लैक्टोस इंटॉलरेंस इज़ क्वाइट कॉमन। लैक्टोस एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट मिल्क का होता है, और उसकी एलर्जी बहुत ही लोगों को देखी गई है। और ये देखा गया जब इंडाइजेशन थी और मिल्क रेस्ट्रिक्ट किया गया, तो उससे काफ़ी लोगों को उस इंडाइजेशन में आराम मिला। तो दे आर अ स्पेसिफिक नंबर ऑफ सेक्ट ऑफ पीपल, जैसे आप रहे हैं, कि जिनको लैक्टोसिन, तो उनको डेफिनेटली मिल्क बंद करने से हेल्प मिलेगा। ऐसे ही हमने देखा है कि एक्ने वाले पेशेंट्स में मिल्क जो होता है, जैसे मैंने पहले भी बोला आपको, मिल्क भी इंसुलिनोजेनिक होता है। जो हमारा इंसुलिन सिस्टम है उसको स्टिमुलेट करता है। उस इंसुलिन को स्टिमुलेट करने से फिर से एंड्रोजन स्टिमुलेट हो रहे हैं, जैसे वे बेसिकली मिल्क से ही आता है, काऊ मिल्क से आता है। तो वे ही है वो कंपोनेंट मिल्क का जो उसको स्टिमुलेट करता है हमारे मेल हार्मोन्स को। तो मेल हार्मोन स्टिमुलेशन से एक्ने बढ़ेंगे, हेयर लॉस होगा, ये तो होगा। जब पेशेंट को बहुत सारे एक्ने हो रहे होते हैं तो हम जनरली मिल्क रेस्ट्रिक्ट करते हैं। मिल्क इज़ अ वेरी गुड फूड, बट जब बढ़ता हुआ बच्चा होता है उसके लिए मिल्क बहुत बहुत अच्छा और बहुत ज़रूरी और कंप्लीट आहार है। उसमें कैल्शियम है, उसमें प्रोटीन्स हैं, सब कुछ है। वो बच्चे को तो देना ही देना चाहिए। बट एक बार जब बच्चा अडोलसेंट हो गया, अडल्ट बन गया, फिर मिल्क की इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है। तो कुछ कंडीशंस, अगर पेशेंट को एक्ने है, हेयर लॉस है, ये सब है, ऑयली स्किन है, तो मिल्क कैन बी मोर हार्मफुल दैन बेनिफिशियल in that situation. One is that and the other is lactose tolerance. अब सबको ही lactose intolerance नहीं होती है, जिसको है उसको बेनिफिट करेगा मिल्क रेस्ट्रिक्शन। And similar is the case with the oil. वो कहते हैं कि oil massage you should restrict if you have got acne, prone skin और acne, या क्योंकि ये भी रिसर्च कहता है कि अगर आपकी एक्ने प्रोन स्किन है और आपने अगर हेड मसाज जाके करा ली एक लोकल सैलून से, तो वो आपका एक्ने ब्रेकआउट हो सकता है। सिर्फ एक्ने में ही नहीं, जैसे पहले हम एक्ने की बात करें, हाँ, बेसिकली ऑयल ज़्यादा लगेगा, चाहे सिर में लगेगा, फेस पे लगेगा, इट कैन रिफ्लेक्ट विद योर ओवर एक्टिविटी ऑफ योर, बेसिकली प्रॉब्लम ही ऑयल प्रोडक्शन है। आपके ऑयल ग्लैंड्स ओवर एक्टिव हैं बिकॉज आपके हार्मोन्स उनको पीछे से स्टिमुलेट कर रहे हैं, वो ज़्यादा ऑयल बना रहे हैं। ऊपर से आप ऑयल थोपेंगे तो वो तो कोई बेनिफिट देगा नहीं, हार्म ही करेगा। हैविंग सेड दैट, अगर आप एनाटमी में जाएँ, स्ट्रक्चर में जाएँ एक हेयर फॉलिकल के, हमारे सर में लगभग 3 लाख हेयर्स होते हैं एट एनी गिवन पीरियड ऑफ टाइम, एंड ईच हेयर हैज़ एन ऑयल ग्लैंड अटैच्ड विद इट। तो जितनी हमारे बाल को तेल की ज़रूरत होती है वो है ऑलरेडी, ठीक है ना। उसको अननेसेसरी लगाने से हमारे को कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। तो ऑयल किसी भी तरह से बेनिफिशियल नहीं होता है स्कैल्प के लिए। हेयर के लिए हो सकता है, टेक्सचर इम्प्रूवमेंट, शाइन देने के लिए, कंडीशन करने के लिए ऑयल अच्छा होता है। मगर कई बार हम सोचते हैं कि ऑयल जड़ों में लगा लो, मसाज कर लो तो ग्रोथ हो जाएगी, बॉल्डनेस ख़त्म हो जाएगी। दैट इज़ अ रॉन्ग नोशन। तो इनफैक्ट हम, जैसे आपने बताया, हम अपने पेशेंट्स को बोलते हैं ऑयल लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपको लगाना ही है
फिर धोने से पहले आप लेंथ पे लगाइए, आपके टेक्सचर को इम्प्रूवमेंट देगी, शाइन आ जाएगी, कंडीशन होगा, दैट्स ओके। बट जड़ों में लगाने का कोई फ़ायदा नहीं होता, अच्छा, ऑयल का कोई ऐसा है कुछ ही कोई नहीं रोल। कोई ऐसा रोल नहीं है? नहीं, ग्रोथ में या हेयर के हेल्थ में या लेंथनिंग में या पिगमेंटेशन में नहीं है कोई रोल। इतनी एडवांसमेंट हो रही है, टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट, लेज़र का भी आपने बताया कि हर डिजीज़ के डिफरेंट, एक्ने के 15-15 लेज़र्स हो गए, विटिलिगो के लेज़र्स है, इस तरीके से हज़ारों बीमारियाँ, सबके लेज़र बहुत एडवांसमेंट हो गई है। तो क्या स्किन डिजीज़ और कॉस्मेटिक सर्जरीज़, इसके अंदर रिलेशन मैं थोड़ा सा जानना चाहता हूँ कि पहले जो चीज़ें हम लोगों की मेडिसिन से ट्रीट हो रही थी, ये नेचुरल वे में ट्रीट हो रही थी, एक एंटीबायोटिक से ट्रीट हो रही थी या आपके ओटीसी से ट्रीट हो रही थी, वो उसका फोकस मैक्सिमम लेज़र्स तक तो नहीं आ गया है? नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर अगर एक प्रॉपर क्लिनिशियन के थ्रू ट्रीटमेंट हो, तो जो चीज़ एक मेडिसिन को करना है वो मेडिसिन को ही करना है। जहाँ हमारे को लेज़र या केमिकल पील्स या इस तरह के प्रोसीजर्स एडिशनल हेल्प देंगे, वहाँ पे हम उनको इंट्रोड्यूस करेंगे। इट्स नॉट दैट कि हम जो बेसिक ट्रीटमेंट है उसको भूल के हम लेज़र पे ही चले जाएंगे, बिल्कुल नहीं। इनफैक्ट क्या हो गया है कि मैनी सलून्स, मैनी स्किन चेन्स हैव प्रॉप्ड अप। उनके पास जब पेशेंट जाता है उसको सीधा एक लिस्ट दिया जाता है, भैया तुम्हारे को ये केमिकल पील, ये लेज़र, ये लेज़र, ये लेज़र होना है। वेयर एज बेसिकली ट्रीटमेंट मेडिकल ही होता है। फॉर एग्जांपल एक्ने है, हेयर लॉस है, हेयर लॉस है तो सबसे पहले पीआरपी होगा। तो हेयर लॉस है, सबसे पहले आप ढूंढो भैया क्या कॉज है लॉस का, उसको मेडिकली ट्रीट करने की कोशिश करो। ये जो एडजुवेंट ट्रीटमेंट्स हैं ये एडजुवेंट ही हैं, दिस इज़ एन एडिशनल ट्रीटमेंट। जो बेसिक ट्रीटमेंट है वो मेडिकल ही है, उसको आप कभी भी अनइम्पॉर्टेंट नहीं मान सकते हैं बाय द प्रेजेंस ऑफ लेज़र्स, दीज प्रोसीजर्स, ये सब एडजुवेंट्स हैं, ये आपको एक एडिशनल हेल्प देते हैं, दे कांट बी द बेसिक ट्रीटमेंट। तो सर, ये जितने सैलून्स हैं, ये इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के पास तो इनके पास अथॉरिटी नहीं है, दे हैवंट गॉट एनी अथॉरिटी कि आप बेसिकली, इफ़ यू आर अ डर्मेटोलॉजिस्ट, यू हैव एन एक्सपीरियंस, यू आर अ लेज़र एक्सपर्ट, आप सर्जन है, एमबीबीएस है, एमडी है, जो एक सैलून चला रहा है, उनको तो ट्रेनिंग मिलती है, तो क्या इनके ऊपर रिस्ट्रिक्शन नहीं लगनी चाहिए कि ये लेज़र्स ना करें? भाई, आपका काम है कटिंग, आपका काम है फेशियल, आप किसी पेशेंट का लेज़र मत कीजिए। फॉर यू इट्स अ पेशेंट, फॉर देम इट्स अ कस्टमर और अ क्लाइंट। यही तो प्रॉब्लम है। तो ये सर, ये क्या इंडियन मेडिकल एसोसिएशन इसके ऊपर ध्यान नहीं देती? बहुत ज़्यादा दे रही की है। सेलू बंद करिए ना सर इसको आप। आज डर्मा रोलर, सेलू में चले जाइए डर्मा रोलर, सेलू में चले जाइए ग्लूटाथियोन इंजेक्शंस, वो आपको बेसिकली इतना ऐसा आपको दिखा देंगे एआई के मॉडल से दैट यू, कि आप बिल्कुल ऐसे गोरे चिट्टे लगेंगे, साधारण आदमी को ऐसा दिखा देंगे। या आप लेज़र ट्रीटमेंट करा लीजिए, फोटोक्रोमेटिक आपके लिए जो आजकल ये फेशियल्स आते हैं, ये करा लीजिए। वो एक के बाद एक के बाद एक आपको इतने उलझाते रहेंगे और इतने पैसे वो एक्सट्रैक्ट कर लेंगे आपसे कि आप उलझते चले जाएंगे। और वो इम्पैक्ट बहुत छोटा सा इम्पैक्ट है। वो पता लगता है कि जब तक आप करा रहे हैं तब तक तो एक विजिबल इफेक्ट आएगा, उसके बाद वो चीज़ें वर्स हो जाती है। लोगों को देखा है सर, हमने अपने घर परिवारों में देखे हमने चीज़ें ये। अनफॉर्चुनेटली ऑल्दो मेडिकल, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, हमारी डर्मेटोलॉजी एसोसिएशन, एवरीबडी इज ट्राइंग, इसको तो क्वैकरी बोलते हैं कि जो अनट्रेंड लोग इस तरह की स्पेशलाइज्ड ट्रीटमेंट्स करते हैं तो उसके तो डेट्रीमेंटल इफेक्ट्स होंगे ही होंगे, बिकॉज दे आर नॉट ट्रेंड, बेसिकली दे आर नॉट ट्रेंड इन ट्रीटमेंट ऑफ स्किन डिजीज़। तो आप ऊपर से उनको इतना स्पेशलाइज्ड ट्रीटमेंट देते हैं करने को, तो इसका अभी तक गवर्नमेंट ने तो कोई बट इट शुड कम फ्रॉम द गवर्नमेंट। बहुत सारे कर रहे हैं, काम हो रहा है, बट थ्रू इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ओनली और आवर डर्मेटोलॉजिकल एसोसिएशन गवर्नमेंट इज डूइंग इट, बट इट्स वेरी इनएडिक्वेट, बहुत ही ज़्यादा रैम्पेंट है ये इंडिया में। सर, एक लास्ट क्वेश्चन, थोड़ा सा टेढ़ा सा है। सर, इस स्किन की मेडिसिन इतनी कॉस्टली क्यों होती है? नहीं, ऐसा नहीं है सभी कॉस्टली होती हैं, बट हाँ कुछ तो कॉस्टली होती हैं। जैसे एंटीऑक्सीडेंट्स हमने देखा, दे आर, लॉट्स ऑफ रिसर्च गोज इनटू देम। ऐसे वो कॉस्टली शायद ना हो, बट जो पीछे से रिसर्च हुआ होता है तो उसमें कंपनी का बहुत पैसा लगा होता है, जब तक वो पेटेंट नहीं उठता उससे तब तक वो एक्सपेंसिव होते हैं। फिर ये जो कॉस्मेटिक्स होते हैं उनमें नेचुरली इंग्रेडिएंट्स ऐसे होते हैं कि जो एक्सपेंसिव होते हैं, और टेक्नोलॉजी ऐसी होती है कि जो एक्सपेंसिव होती है, बट सारा कुछ ही एक्सपेंसिव है ऐसा नहीं है।
ऐसा नहीं है। जनरली कॉस्मेटिक्स और ब्यूटी प्रोडक्ट्स और हेयर ट्रीटमेंट्स दे में बी एक्सपेंसिव बट अदरवाइज नहीं। और आपसे कुछ हम ज्ञान लेना चाहेंगे, लास्ट एक मैसेज एक ऑडियंस के लिए, बच्चों के लिए, एक जनरेशन के लिए, कि अपनी स्किन को, अपने आप को हेल्दी कैसे रखा जाए, और अगर कोई इश्यू आता है तो इधर उधर के ट्रीटमेंट्स ना अपनाएं, 1000-2000 रुपये का लालच मत करो, डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाके दिखाओ, इससे पहले कि चीज़ें आपकी वर्सन हो जाए। तो सर मैं एक चाहूँगा, एक अच्छा सा मैसेज पेरेंट्स के लिए, उनके बच्चों के लिए, कि स्किन आपकी है, इसका ध्यान रखिए, और छोटी से छोटी कोई चीज़ भी हो कंसल्ट कीजिए डॉक्टर के, स्पेशलाइस्ट के पास जाइए। सर मैं चाहूँगा प्लीज़ एक मैसेज आप। तो आप सबसे निवेदन है कि आप अपना ध्यान रखिए। सबसे पहले तो मैंने जैसे पहले भी बोला कि एक हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाइए। हेल्दी लाइफस्टाइल का मतलब है कि आपका ओवरऑल बिहेवियर कैसा होना चाहिए, राइट फ्रॉम द बिगिनिंग इन द मॉर्निंग, जब आप उठते हैं आप क्या खाते हैं, आप किस तरह से उठते बैठते हैं, आप धूप से कैसे बचते हैं, आप अपना किस तरह का सोच रखते हैं, इवन दैट विल रिफ्लेक्ट ऑन योर स्किन। आप कितना सोते हैं, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। 7 to 8 आवर्स ऑफ स्लीप बहुत ही ज़रूरी है। आपका खान पान किस तरह का है, आपके खाने में ज़्यादा ग्रीन्स, ज़्यादा प्रोटीन, कम कार्बोहाइड्रेट, कम तली हुई चीज़ें, कम शुगरी चीज़ें, वेरी वेरी लेस वाइट ब्रेड्स। वाइट ब्रेड तो कोशिश करें कि निकाल दें। कम मिल्क भी अच्छा नहीं है, खासकर जो ग्रोन अप्स होते हैं उनके लिए। तो इस तरह का अगर हेल्दी लाइफस्टाइल रखेंगे तो उससे नेचुरली ही आपकी स्किन हेल्दी होएगी, कम प्रॉब्लम्स होएंगी। अब अगर प्रॉब्लम्स आती हैं, ट्राई की होम रेमेडीज़ या सलून रेमेडीज़ या केमिस्ट रेमेडीज़ को अवॉइड करके अपने डर्मेटोलॉजिस्ट पे जाइए और अपनी प्रॉब्लम को दिखाइए। जितना जल्दी आप दिखाएंगे उतना ही जल्दी आपका ट्रीटमेंट हो जाएगा, उतना ही आपके कॉम्प्लिकेशंस प्रिवेंट होंगे और आफ्टर इफ़ेक्ट्स प्रिवेंट होंगे। तो लिव हेल्दी, स्लीप हेल्दी, ईट हेल्दी एंड बी हेल्दी एंड हैव अ हेल्दी स्किन। तो सर मैं बहुत बहुत आपका धन्यवाद करना चाहता हूँ। थैंक यू वेरी मच और अंकित जी। एक एपिसोड दोबारा, ये ऑडियंस को, मुझे लगता है शायद हमारी ऑडियंस को ही पसंद आएगा। ज़रूर सर। और मैं कमेंट सेक्शन में अपनी ऑडियंस को बोलूँगा कि आप बताइए, अपना इश्यूज बताइए, अपने टॉपिक्स बताइए स्किन के, और एक एपिसोड सर कोशिश रहेगी कि दोबारा ज़रूर ऑडियंस के कमेंट्स के बाद एक एपिसोड दोबारा आपसे करेंगे और दोबारा आपसे ज्ञान लेंगे, जिससे कि हमारी जनरेशन जो है आगे की हेल्दी जनरेशन बने। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत Thank you, धन्यवाद thank you, आपका। thank you.